ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको निरंकुश कहा जाता है, जो जो जिसमें राज्यपाल को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया जाता हो। आप सोचिए, धरने में बैठना पड़ता हो, जहाँ पर होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता। तो क्या है, तानाशाही तो है। तो पूरी वहाँ पर आज तक किसी बंगाल या बंगाल के बाहर के किसी भी आदमी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। श्री राम की जन्मभूमि में आपको जान से मारने की ढेर सारी धमकियां मिली थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था। अरे दादा, 200 लोगों ने जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया, एक ऐसे फिल्म मेकर के ऊपर। चलिए, वो फिल्म तो चली जैसे तैसे, उसके बाद डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फिल्म बनाने का हिम्मत कैसे किया? और वो ज़्यादा उग्र हो गया ना मैं। और मरना ही है तो और कुछ अच्छा करके मर। उस टाइम पे जो समस्याएं चल रही थी, आप बनारस गए, वो उग्रता और आ गई ना फिर। आप बनारस में आपको छुपना बनारस समझ लिया आध्यात्मिक जगह है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो तो फिर बनारस घाट पे ही हो। तो मेरा तो वो अलग ही, मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा, या सबको पता है अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए गायब होता हूँ तो मैं बनारस ही रहूँगा। डर मुझे लगता है जिसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में जी रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जी रहा हूँ। मैं तो सन्यासी की तरह जी रहा हूँ जीवन अपना, और एक मजदूर की तरह मैं काम करता हूँ रात दिन। तो मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है नहीं तो मैं डरूंगा किस लिए। दूसरी बात है कि मेरे मरने से ऐश्वर्य थोड़े मेरे खत्म हो जाएगा भाई, इतना ऐश्वर्य मैं तो वैसे ही हूँ। तो मरना है आँख नहीं तो कब, किसी दर्द जैसी कोई चीज़ कभी नहीं थी, मतलब मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर लोग फॉरेन से ला के लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार आकर यहाँ पर अगर एक्ट्रेस बन जाती है, जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी गलत कल्चर है ना, लड़कियाँ उनको फॉलो करने लगती हैं। ये सवाल मेरा भी था। मैं एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बॉलीवुड से मुझे होने लगा अंदर अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने कोई शो देखा था जिसमें सनी लियोन सबके साथ थी। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रहा था, वो भी स्त्री है, हम कोई के। अब चक्कर ये आया कि जहाँ पे अभिनेता अभिनेत्रियां बैठे हैं, वहाँ पे एक पोर्न स्टार को भी सेम जगह बैठाया जा रहा है। तो इंडस्ट्री की क्या वैल्यू? नहीं, दूसरी बात, इससे कल्चर खराब होता है और युवा पथ भ्रष्ट होते हैं, खासतौर पर जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ। तो एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक निचले तबके की लड़की को ले जाकर अगर मैं स्टार बनाता। भास्कर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था जी, जिसमें ये कहा गया है, आप खुद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है। नहीं है। फिर भी आपने ये जो विवाद को गले लगा रखा है, इसमें एक सवाल मेरा छूट गया। जी। पूजा शर्मा कहती है कि उन्होंने तो रेप का इल्जाम विड्रॉ किया, लेकिन वो कहती है कि 5 सालों तक मैं सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बिल्कुल हो सकती है भाई, हमारे तो घर में रहती थी वो, और हमारे उस घर में पूरा परिवार रहता था। ये बात उन्होंने गलत नहीं की। लिविंग का मतलब होता है घर में रहना। मेरी फैमिली के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि अफेयर चलता था मेरा सनोज मिश्रा। अब भाई उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और बहुत सारे लोग तो भाई इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल पे सिखाने के लिए तमाम सारी नई नई कहानियाँ गढ़ी कि उनको इसी बहाने बड़े बड़े चैनल अटेंड करने को मिल जाएंगे। तो शायद मेरा नाम नहीं लेता तो कोई पूछता कि नहीं। कंगना से मेरी उसके बाद 2 बार बात हुई थी, लेकिन फिर वो रिजवी ने उनको मना कर दिया कि मेरी पिक्चर है, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमारी पिक्चर की बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब उसका कहने मतलब ये था कि जो 2 कौड़े का आदमी है, ये किसी भी तरह से मतलब समझ मिश्रा हाईलाइट ना हो। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय, और आज हमारे शो में एक बेहद खास मेहमान आए हुए हैं, जिनकी जिंदगी में विवादों का सिलसिला, कंट्रोवर्सी का सिलसिला चलता जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारे शो इस्माइल में आयुष में थैंक यू। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने मुझे मंच दिया और आज आपने मुझे बुलाया। कुछ बातें करेंगे हम लोग अच्छी, और जैसा आपने बोला विवादों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, उस पर भी हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे शो में आए। और ये जो विवादों से घिरे वाला इस समय का सफर चल रहा है, बहुत ही झटका लगा मुझे जब अचानक मैंने न्यूज देखा कि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली में गिरफ्तार हुए। ऐसे मेरा खुद बीपी हाई हो गया। मैंने ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया जी। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले अब जब फ्री होके आते हैं तो फिर पहले हम लोग शूट करेंगे पॉडकास्ट, और ये सारी बातें करेंगे जी भाई। जिसके माध्यम से आप अपने खुद की सच्चाई और जो चीजें चल रही हैं, आप खुद चीजों को बता सके। मैंने देखा मीडिया ने आपके बारे में बहुत सारी चीजें सही तरीके से लिखा नहीं। जैसे न्यूज आया तो लोगों ने तो पहले मोनालिसा के साथ जोड़ने लगा। उनको फसाना चाहिए इस तरह से मीडिया ने लिखा मोनालिसा के साथ जोड़ के, मैंने कहा ये तो है ही नहीं। फिर पूजा शर्मा का वीडियो वायरल होता है, और बाद में पता चला वो भी वो क्या क्या किया उसने, अपने पति को सोने की भाग गई। बड़ी कहानियां हैं, और एक ये कहानियां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं।
जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग। और उसका मैं मेन पात्र हूँ, मुख्य पात्र मैं हूँ। ये कभी कभी सोच के मुझे अच्छा भी लगता है और बड़ा एक्साइटमेंट भी लगता है कि मैंने इतनी सब चीज़ों को कैसे फेस कर ली। मैंने शुरू से देखा है आपकी फिल्मों की, अगर मैं एक लिस्ट लूँ जी। तो कुछ भोजपुरी फिल्में रही हैं, उसके बाद आपकी फिल्म गांधीगिरी। जी। कहीं न कहीं आपने अपने हर फ़िल्म में देश के कुछ न कुछ मुद्दों को पकड़ा है। उसके बाद आपकी फ़िल्म आती है श्री राम की जन्मभूमि। श्री राम की जन्मभूमि में इतने सारे बवाल होते हैं, उस समय मैं न्यूज़ देखता था कि सनोज मिश्रा की हत्या कर दो, सनोज मिश्रा के साथ ये करो, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा उस वक़्त। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा विवादित फ़िल्म आती है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जी। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा विवाद हुआ, तो सबसे पहले वो जो उस समय के विवाद थे, उसकी क्या गहराई थी? उन गहराई पे बात कर लेते हैं। जी। जिसने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी भी, हाँ, अगर पर्सनली देखा जाए, लेकिन आपको परेशान भी उस फ़िल्म ने बहुत ज़्यादा। हाँ जी। बहनों और ऐसी परेशानी शायद ही किसी फिल्म मेकर ने बॉलीवुड में, मतलब उसके इतिहास, बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो उस फिल्म के दौरान एक फिल्म मेकर, मतलब मेरे साथ जो चीज़ें हुई। और अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें के साथ मेरे साथ पार्टनर था वसीम का, यहाँ लखनऊ का रहता है वो। वसीम रिजवी। वसीम रिजवी नाम है, वो पहले आज़म खान का राइट हैंड हुआ करता था और समाजवादी पार्टी में सभासद भी था। तो मतलब मुझे नहीं मालूम था इतना बदमाश होगा या क्या है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। उसका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो भगवा ओढ़ रखा उसने और बोला है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि मैं सनातन में घर वापसी कर चुका हूँ। तो मुझे लगा अगर कोई सनातन में घर वापसी किया और इस तरह से परेशान है तो मुझे जो भी हो सके मुझे मदद करनी चाहिए। जी। मैं उनसे मिला और मैंने कहा भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप मुझे राज्यसभा दे सकते हो आप अगर चाहो तो। मैंने कहा कैसे? बोले आप जो बंगाल डायरी बना रहे हो इसमें एज ए प्रोड्यूसर मेन मुझे खड़ा कर दो। इससे जो है जो पॉलिटिकल पार्टियां शासन में है इस वक्त वो खुश हो जाएंगी क्योंकि मेरा इसमें मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अपने आप को एस्टेब्लिश करने, हाँ, ये आपका सहारा लिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, और ये मैं कोई ऐसे मतलब या नहीं कि किसी पे ब्लेम लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इसके सारे एविडेंस है, प्रूफ है और एग्रीमेंट्स भी, क्योंकि इसके लिए फंडिंग सारी मेरी थी। रिसर्च ऑलरेडी मैं पहले कर चुका था क्योंकि मुझे तो काम करना था। ये तो बाद में इनको मैंने इनबिल्ड किया कि चलो ठीक है आओ आप, आपका आपका कोई साथ नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। लेकिन वही फिल्म जब बनकर तैयार हो जाती है और बंगाल सरकार के निशाने पर मैं आ जाता हूँ, मुझे टारगेट कर लेती है ममता बनर्जी की सरकार। और उस वक्त जो होता है आदमी का जो संस्कार होते हैं, उसकी अपनी जो नीयत होती है वो नीयत सामने आ जाती है। क्योंकि मैं उसमें एक तो पार्टनर था, दूसरी चीज़ ये थी कि फिल्म में मेकर जो होता है वो राइटर भी और मेकर भी, फिल्म उसने ही बनाई है। और उनको लगा कि जिस मकसद को लेकर के वो मतलब मेरे साथ जुड़े थे वो मकसद उनका कहीं ना कहीं अधूरा हो रहा है। मतलब उस फिल्म का क्रेडिट जैसे डायरेक्टर में जो जाना चाहिए वो जाना ही चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि जो मतलब उनको सारी तरह से उनको महिमा मंडित होना चाहिए था ताकि अमित शाह जी और मोदी जी उनको बुलाएं और गवर्नर बना दे, राज्यसभा बना दे, कुछ भी कर दे। इस तरीके से उन्होंने चाहा कि उनको वो हाँ, जो अब जैसे ही उनको मौका लगा कि मैं बंगाल में गया, जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर सिर्फ वसीम रिजवी को जानकारी थी कि मैं बंगाल में गया हूँ अपनी बाहर से जमानत कराने के लिए, और जो हमारे हाँ जानकारी नहीं थी। और उसके बाद मुझे वहां पर ट्रैप किया जाता है, मुझे वहां से जान से मारने की कोशिश की जाती है। भाई, मैं वहां से भागता हूँ बंगाल से, सब छोड़ दिया वहां से, क्योंकि मुझे पता चल गया तो कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से कि एक तो पिक्चर गर्म हो जाएगी, डायरेक्टर मरा बंगाल में, पिक्चर गर्म हो गई। दूसरी बात, भैया कौन है फिर, तो कोई असलियत भी बचाने वाला नहीं बचेगा कुछ, सिर्फ जो जो वसीम रिजवी बोलेंगे वही सारा क्रेडिट वसीम ने। सारा क्रेडिट, और पिक्चर भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी मरने के बाद। तो वो सारी चीज़ों का क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने पूरा प्लान किया। लेकिन वो जब चीज़ें मुझे भी समझ में आने लगी तो इस चीज़ को मैंने बोलना शुरू किया, मीडिया में बोलना शुरू किया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला, मैंने उनसे भी बताई सारी चीज़ें। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने सारे एविडेंस, सारे सबूत भी दिए थे कि आगे मेरे साथ कोई ना कोई साजिश होने वाली है। कई सारी लड़कियों का ऐसे फ़ोन आया जिसमें लड़कियों ने मुझे कहा कि सर आप सतर्क रहिएगा, किसी वकील का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, 2 लाख रुपए दे रहे हैं और बोले नाम भी नहीं आएगा, खाली इनके ऊपर रेप का आरोप लगा। अच्छा, मतलब वो ये बात भी मैंने, हाँ, ये बात मैंने अब बाकायदा सब लिख करके पहले ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने दिया था, महाराज जी को दिया था मैंने। लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरा कि उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और ये अपने मकसद में फिर उस तरह से आगे बढ़ने लगा। उधर तो मैं बंगाल से जूझ रहा था, इधर ये फिल्म आ गई। इस फिल्म के दौरान मुझे बैकआउट कर दिया गया, मुझे बाहर कर दिया गया। बंगाल से अलग परेशान, इस आदमी से अलग परेशान, और फाइनली इसने फिर मेरे स्टाफ के एक लड़की को तोड़ लिया और एक नई घटना को उसने अंजाम दे दिया जिसमें मुझे जेल तक जाना पड़ा।
क्या कहानी थी स्टाफ की लड़की को तोड़ने का? देखिए, जब मैं मीडियम एक गरीब बच्ची को लेकर के आता हूँ कि मैं इसको हीरोइन बनाऊंगा, ये अभिनेत्री बनेगी, पूरा देश देखेगा इसको, वो मेरा एक जिद थी, मेरी एक सनक थी, मेरा एक जुनून था। वो इसलिए था क्योंकि मैं देखता हूँ कि सब बस पेज थ्री वाले लोग ही इस बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, या सनी लियोन अगर आएगी तो उसको लोग महिमा मंडित करेंगे बॉलीवुड में। तो एक गरीब घर की बच्ची जो गलती से वायरल अगर हो गई है, तो क्या उसको हक नहीं है आगे बढ़ने का? बिल्कुल। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस बच्ची को आइकॉन बनाऊंगा देश का, और मैं इसको बड़ी एक्ट्रेस बनाऊंगा। वो चाहे इसको मुझे जितना सिखाना पड़े, चाहे जो टाइम स्पेंड करना पड़े, जो भी हो। ये डिसीजन जब मैंने लिया तो पूरे देश में बड़ी इसकी चर्चा हुई। हाँ, और इस चर्चा से रिजवी एंड कंपनी इस तरह से जल गई, मतलब एकदम लाल हो गया पिछवाड़ा कि अरे बाप रे, ये कैसे हो गया। मतलब अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उनके तवे लाल हो गए पूरा एकदम एक तरह से, और उनको लगा कि एक तो राज्यसभा बन नहीं पाए, और दूसरा है कि ये तो भाई पूरे देश में अच्छा डिसीजन लिया है इसने, तो ये बड़ा काम करने लगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि सनोज मिश्रा इतने मशहूर हो रहे हैं और सनोज मिश्रा को सबकी सिंपैथी मिल रही है, तो इस वजह से और दिक्कतें आने पूरे देश की सिंपैथी है हमारे साथ। और उसी बीच में इस लड़की को उसने समझाया, हालांकि उसने खुद ही सब कुछ बोला हुआ है वीडियो में, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कि इसको समझाया कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, एक देखो बंजारन को उठा लाए हैं और उसको हीरोइन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पूजा के बारे में भी नहीं पता था कि वो बेचारी हीरोइन बनना चाह रही। वो तो हमारे साथ काम कर रही थी, कभी उसने ऐसी इच्छा भी नहीं जाहिर की थी, लेकिन उसके अंदर अंदर कुछ तो चल रहा था। तभी उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इसने बोला कि मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा। और लॉन्च होने से ज्यादा ये था कि मोनालिसा की पिक्चर रुकनी चाहिए, इसलिए रोकनी चाहिए क्योंकि उससे देश में मेरा नाम हो रहा, तो उसको बंद करना उसका मेन मकसद था। तो उसको बहकाया कि मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा, लेकिन ये पिक्चर बंद करवाओ किसी तरह से। तो उन लोगों ने अपना जो भी था, अब कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है देश में, हो तो एकदम सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूँ कि किस तरह से कानून का दुरुपयोग करके किसी की भी लाइफ को आप बर्बाद कर सकते हो। लेकिन एक चीज ये भी जान लो, ईश्वर है, परमात्मा है, और सच्चाई है कहना। तो जिस पर महादेव का साया हो, महादेव मेरे सर पे सवार है, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। और मैं आपको आयुष जी ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया होगा, जेल चला गया होगा, मैं बड़ी हिम्मत से वहाँ पे था। उल्टा लोग वहाँ जब मैं देखा जेल में जाते लोग रोते थे, चिल्लाते थे, और मैं उनके सबके लिए एक इलाज की तरह से हो गया, क्योंकि मैं सबको सबका दो बांट रहा था। मैंने 12 लोगों को वहां से निकाला जेल में रहते हुए। कैसा रहा जेल का साथ? आते वहां पर भी जेल का सफर इतना इंटरेस्टिंग था, मैं आपको क्या बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मोनालिसा से बात हुई, फोन आया था उसका कि सर ये गाना बहुत अच्छा है, मतलब गाना मैंने उसको भेजा था जो अभी शूट करने वाले हम लोग। तो उसने कहा गाना बहुत अच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मेरे लिए ही लिखा गया। मैंने कहा अरे तुम्हारे लिए तो लिखा गया है, और वो भी मैंने कहा ये गाना मैंने जेल में लिखा, क्योंकि आप लिरिक्स राइटर भी हो रहे हैं स्टेप राइटर के साथ साथ। तो मैंने कहा ये गाना मैंने ही लिखा और जेल में लिखा है, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी मैंने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, ऑफिस में भीड़, रात में लेट से घर पहुंचो, तो ये होता है हाँ जल्दी कर लेंगे, किसी दिन 10 दिन का समय निकालेंगे, बैठ जाएंगे, लिख लेंगे, ऐसा करते करते 1.5 साल हो गए थे। तो वो मुझे एक समय मिला, वो जेल में मैंने टाइम स्पेंड किया, सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे व्यवस्था करा के दी सारी को लिखने पढ़ने का, तो बुक्स वगैरह जो भी था मुझे लाइब्रेरी से मिल जाता था, और मैंने वहाँ रहकर मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट और गाने लिखे। तो और साथ साथ मैंने वहाँ की जो दुनिया देखी, वो फिल्मों में देखकर, हम लोग फिल्मों में जेल को देखते हैं, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जब तक आप बेसिक चीज़ों को जब आप खुद जब फील करिए, और ख़ासतौर पर तब जब आप निर्दोष हों और जब जेल जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत वाली हो जाती। लेकिन मैं चूंकि ध्यान और योग करने वाला आदमी, तो मेरे लिए ऐसा लगता था कि दुनिया खेल है, ये खेल है, ये भी एक पार्ट है, चलता है, चलने दो, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। तो इस लिहाज से मतलब मैंने उसको बहुत ही लाइट लिया, मतलब कोई इतना ज़्यादा मैंने वो नहीं था। हाँ, एक रात जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन थोड़ा सा तकलीफ हुई कि मुझे बड़े वाले लोग, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें मुझे भी रख दिया गया। तो मैं रात भर बैठेगा क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत सारी भीड़ में। हाँ उस भीड़ में रखा, फिर अगले दिन मुझे सेपरेट जगह दी गई। तब थोड़ा सा फिर वहाँ, फिर मैं एक होता नहीं पंचायत चल रही है, इतनी सारी कहानियां थी वहाँ पर, रोज एक नई कहानी। अच्छे अच्छे मतलब जो लोग थे वहाँ पर, कोई 300 रुपए के लिए बंद है जेल में, कोई 4,000 रुपए ही नहीं जमा हो पा रहा बंद है, तो ऐसे 12 लोगों को मैंने वहां से निकाला। और अभी 7-8 लोगों पर काम चल रहा है मेरा, ऐसा भी नहीं, तिहाड़ में मिल के आया हूँ 4-5 दिन पहले मैं अपने लोगों से। जेल में कोई आपको ऐसा मिला जो आपको देखते ही एकदम पहचान गया और ये अरे वाह भाई आयुष जी, जेल में जब मैं पहुंचा हूँ तो मालूम है, वहाँ थाली बजा के स्वागत हुआ है।
अब वहाँ लोगों को पहले ही पता चल गया था कि कोई आ रहा है बंदा, क्योंकि न्यूज़ चलती है ना वहाँ पे, तो सिर्फ टीवी वगैरह लगे हुए तो लोग बीच में देख रहे थे। ऐसा नहीं तो कि पहुंचते किसी ने बोला सर मुझे एक्टर बनाना निकलने के बाद। नहीं नहीं, हंसी मजाक ही बहुत है, अच्छे लोग भी वहाँ, अच्छे लोग ज़्यादा थे, इनोसेंट लोग ज़्यादा थे। और वेलकम किया थाली बजा के लोगों ने, क्योंकि लेट रात में 9:30-10 बजे के आसपास मैं पहुंचा था जेल में। तो मुझे बाहर खाना वाना खिलाया गया, फिर इसके बाद अंदर से भेजा गया, तो लोगों ने वेलकम किया मेरा। और उसके बाद वो एक ऐसा रिश्ता बन गया था, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर इतने लोगों का, बहुत सारे लोगों की उम्मीद मुझसे जुड़ गई। उनको लगा कि जो लोग निर्दोष, उनको लग रहा था कि शायद ये बंदा कुछ ना कुछ मेरी मदद कर सकता है। तो उस लिहाज से जो भी मुझसे बन पड़ता था, मुझसे जो भी मिलने आते थे, मैं चिट्ठी लेके जाता था बड़ी सी, इनका ये, उनका फलाना कोर्ट है, इनका ये वकील है, जाओ इनको ये कराओ, उनको पैसा जमा कराओ, उनको निकालो यहाँ से। सबको लगता था इतने बड़े आदमी आए तो हाँ, लोगों को ये लगता था कि बड़ा आदमी आ गया तो कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो अब मैं जब वहां से आने लगा, तो एक होता नहीं कि आदमी को, मतलब कि कोई आदमी जाता है तो खुश होते हैं, लेकिन वो लोग सब दुखी थे। और लोगों ने मतलब रोते हुए विदा किया, मतलब शॉक्ड हो गए लोग एकदम, अरे यार ये क्या हुआ यार, एकदम से चले गए। जब मैं टाटा करने सबसे मिलने के लिए गया कि भाई आज मैं जा रहा हूँ, तो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि हमारा दिन जो होता था 12 घंटे में बाहर रहता था। बाहर में मतलब हॉस्पिटल, या अपना लाइब्रेरी हो गया, ये वहाँ पर जहाँ पर आम आदमी सब भरे रहते थे, वहाँ पे तो वो वहीं रहता ज़्यादातर। और एक ऐसी मंडली बन गई थी कि खुद सुबह पहुँच के सारा रूटीन बना हुआ था कि उनके साथ बैठना, उनका क्या हुआ, इनका चार्जशीट गई कि नहीं गई, मतलब ये सारी चीज़ें, और तमाम सारी धाराएं जो थी मुझे पता नहीं थी, वो सब धाराएं मुझे वहाँ याद हो गई कि कौन से केस में कौन सी धारा लगती। मुझे तो अपनी भी धारा याद नहीं थी कि मेरे पे कौन सी धारा लगी। और मोबाइल खाने तो काफी चीजें सीखने को मिली, है ना। ये बात। बिना मोबाइल, बिना इस सोशल मीडिया की दुनिया से जीना कैसे जिया जाता है, बिना किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण के किस तरह से, ये तो वो लाइव वहाँ पे पता चले। मतलब आपके अकॉर्डिंग कि जेल में मोस्टली बेगुनाह लोग 90%। 90%। जी। और खासतौर पर इस तरह के जो केसेस में कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक मीना साहब थे, बेचारे थे बंदा, उनके दोनों पैर नहीं, दोनों पैर नहीं है, और वो व्हील चेयर पे है। और वो मेरे साथ ज़्यादा समय मैं उनके साथ भी स्पेंड करता था। उन पर ये आरोप है कि कश्मीरी गेट पर उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया और उसको लेकर राजस्थान चले गए, और 1 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। 1 महीने बाद फिर लड़की किसी तरह वहां से भाग पाई, उस विकरांग के चंगुल से, जो खुद खुद टॉयलेट भी नहीं जा सकता। तब आकर उसने दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई और अरेस्ट होकर वो, मतलब ऐसे फंसा ऐसे लोग। एक बंदे को आप वाले। अच्छा, मैं यही देख रहा हूँ कैसी नया व्यवस्था है कि माननीय न्यायालय भी नहीं देख पा रहा। पहली बार जो इसकी तारीख लगी तो मैंने कहा मीना साहब जाओ, जज साहब आपको देखते ही छोड़ देगी। लेकिन वहां गए तो पता चला नहीं, अभी और ऊपर फिर 2 महीने की और कस्टडी और चीजों को नहीं देख पा रहा। मतलब वो न्यायालय क्या है, वो तो कागजों के हिसाब से बंधे हुए हैं, ये भी नहीं देख पा रहे कि कैसे पॉसिबल है। वो तो वो आपका ऐसा केस हुआ था ना कि तुम मुझे जिंदा आदमी अपने आप को जिंदा सा। वही तो कई सारे चलो घूम रहे हैं, बनारस में भी घूम रहा है कि मैं जिंदा हूँ करके, गले में टांग के मुझे मिलते रहते हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब कॉमेडी सर्कस चल रहा है क्या कपिल शर्मा का। मतलब जहां पर देखा नहीं जा रहा है कि आदमी आखिर हो क्या रहा है, वो सेम वही मेरे साथ हुआ। अब बताइए कि कोई आदमी 5 साल पहले बलात्कार किया हो, 5 साल बाद अचानक से जागा हो, जिसके खिलाफ कोई कानून बनता है कि नहीं बनता है, कि जब मर्जी हो, मतलब एक अंधा कानून जिसका ज्यादातर दुरुपयोग होता है। मतलब इस तरह के केसेस में जो बलात्कार वाले केस है, पहली बात तो कोई आदमी किसी के साथ अकेले बलात्कार कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, सबको पता है। दूसरी बात, एक चीज और आपको बताऊंगा आयुष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजाक वाली चीजें मैं बताना चाहूंगा। जितने भी रेप केस वाले जो मैटर उसमें हैं कोर्ट में, उसमें एक लाइन कॉमन है। जैसे फिल्मों में नहीं होते बड़े सड़े गले से डायलॉग होते थे पहले से कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, हथियार डाल दो, समझ रहे ना, या अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो वैसे ही इन केसेस में एक ऐसी लाइन आती है हमेशा जी। कि लड़की को अ, नशीला पदार्थ पिला दिया गया, और वो चाय में होता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक में, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब करप्ट टाइप की जो लड़की होती है तो उसको बोले कि बियर में हमको पिला दिया। मतलब तो पिलाने के बाद फिर उसको होश नहीं आया, और जब होश आया तो देखा कि उसकी इज्जत लुट चुकी थी, और मोबाइल में वीडियो बना के वो हंस रहा था, हा 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 हा। कॉमन सा है, ये सब में है, ये सब में है, जितने केस है उसके सब में, मतलब मेरे लिए भी यही था। और जितने के लोग, मतलब मैं तो इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जितने के लोग थे वहां पर, तो एक यूनियन टाइप की बना ली, तो वो सबसे मतलब उसमें ये था, किसी को शरबत में, किसी को चाय में, किसी को किसी में, किसी को बियर में।
पिला दिया, उसके बाद होश नहीं रहा, फिर उसने वीडियो बना लिया। हा 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 हा, अब तुम अगर कहीं मुंह खोलोगी तो ये वीडियो मैं पूरा वायरल कर दूंगा पूरी दुनिया में। इस तरह की चीजें बता, और हर हर एक चीज लोग मतलब भी वही सड़े के लिए डायलॉग जैसा। तो लगता है कि जानबूझ के बनाई गई ये कहानी हो, वकील ने पकड़ा, बना दिया, चलो तुम लगा दो इसके ऊपर रेप का इल्जाम, जेल भेज देंगे। 99.9% ये लाइन जरूर आती है। आपके केस में बिना किसी सबूत के आपको किस तरह से अचानक से जेल भेज दिया गया, क्योंकि कुछ एविडेंस तो था नहीं। देखिए क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कोई इफ बट नहीं होता है। कि ऐसे केसेस में तो ये भी पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। ये जो साल 2 साल आप जेल में सड़ जाओगे तब पता चलेगा कि अच्छा, फिर बोलेंगे कि आप साइन ही हो सके कहीं मटर ले लो। वो एक उभरता हुआ सितारा जो बहुत बड़ा स्टार बनने के कगार पे पहुंच गया था, अचानक से उसकी लाइफ खत्म हो गई। और ऐसी खत्म हुई कि 7 साल उसको जेल हुई। 7 साल के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं यार निर्दोष। और 7 साल के बाद तो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तो बहुत मुश्किलें हो जाती है ना इस तरह से। हाँ, तो ये जो ये चीजें होती हैं छोटी नहीं होती हैं, बता रहा हूँ कि इन सब चीजों में आदमी की लाइफ खत्म हो जाती है। और कमोबेश यही कोशिश की गई वसीम रिजवी की तरफ से। और फिर भी मैं महादेव का भक्त हूँ। और ऐसे किसी भी जो ढोंगी ढोंगी कह सकते हैं कि जो धर्म को, हमारे जो हिंदुत्व को जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ भगवा उठते हैं, तो ये गलत परंपरा है। एक तरह से देखा जाए तो कल को जितने भी टेररिस्ट होंगे आएंगे मार काट के पाकिस्तान से, और यहाँ के भगवा उड़ लेगी, यार तुमको माफ कर दिया जाए। तो ये गलत परंपरा की शुरुआत हो गई। नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं हिंदू में कन्वर्ट हो रहा हूँ, मैं घर वापसी कर रहा हूँ, वो लोग मतलब क्या सच में ऐसा कुछ करते हैं? कभी नहीं होते। आपने कहीं देखा नहीं होगा। अभी उनके यहाँ लड़की पैदा हुई है, 5वीं या 6वीं शादी की है उन्होंने अपनी किसी लड़की के जो दोस्त के साथ। लड़की पैदा हुई नूरजहां। अगर वो लड़की गायत्री पैदा होती, सीता होती, तो समझ जाता हाँ भाई इन्होंने कन्वर्सन किया है। तो ये तो फिर दुनिया को धोखा देने के लिए, और दुनिया आज नहीं तो कल समझेगी कि आप भगवा उड़ने से आप बेदाग नहीं हो जाओगे। और अगर इस तरह की सरकारें सपोर्ट करती हैं तो हम जनता में, हम तो किसी सरकार के गुलाम नहीं, ठीक है ना। हमारा धर्म, हमारी चीज़ें, हमारा ईमान हमारे साथ है। तो हम किसी की सरकार का कोई ठप्पा लेकर वैसा नहीं, हम तो अपने लिए काम करते हैं। मैंने इतना सारा काम किया, इतनी सारी फिल्में बनाई देश को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। तो इसमें ना किसी तरह का सरकार कोई सपोर्ट रहा है, और उल्टा मैं प्रताड़ित ही हुआ हूँ देखा जाए तो। चाहे से सरकार किसी की भी रही हो, अखिलेश जी की रही हो, चाहे किसी की रही हो, मैं हमेशा प्रताड़ित हुआ हूँ। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भगवा उड़कर और ये करके अपने गुनाह थोड़े छुपाए जा रहा हूँ। मेरे को तो स्नैक बेच रहा हूँ कोई। क्या सनोज मिश्रा कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाने के शौकीन है? नहीं, मेरी एक सोच है आयुष जी। मैं चाहता हूँ कि देखो, या तो बड़ा एक्टर मेरे साथ हो जी, या बड़ी कहानी हो। बड़े एक्टर के पीछे भागते भागते 20 साल लग जाएंगे। 20 साल बाद वो बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड आप देखे तो कितना पतन हो चुका है। गंद हो गई है बॉलीवुड के नाम पे, लोग थूक रहे हैं क्योंकि वहां पर इतनी लॉबीबाजी है, इतना है। तो उस लॉबीबाजी से निकल कर मुझे लगा एक्टर के पीछे भागने के बजाय मैं बड़े सब्जेक्ट पर काम करूँ। और बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं वो लोगों को चुभते हैं। बड़े सब्जेक्ट लोग। लोगों को चुभते हैं। अब मैं एक फिल्म बनाऊं कि ये 4 दोस्त थे और एक हवेली में गए, एक एक करके मरने लगे, शक की सुई सब पे इधर जा रही उधर जा रही, तो मैं ऐसे तो फिल्म नहीं कर सकता। मैं तो कुछ करूंगा तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी, हाँ मैंने कुछ किया। अब ऐसी पिक्चर बनाओ किसी शाहरुख खान को लेके तो सुपर हिट हो जाएगी। और झंडी लाल को लेके मैंने पता भी नहीं चलेगा कि तो कब आई फिल्म पर। पर कहानी में दम होना चाहिए। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ और ऐसे विषय जिस पर किसी की औकात नहीं बोलने की, खासतौर पर बॉलीवुड में मैं ऐसे विषय उठाता हूँ। जैसे अभी आप अगले फिल्म की आपकी तैयारी चल रही है टाइप ऑफ मणिपुर। हाँ हाँ, नहीं इस बात पर अलग है मामला इसका। ये एक लव स्टोरी है जी। नहीं अभी तो मणिपुर के नाम से आप कंफ्यूज मत हुई कि कुछ रूस है कुछ। ये एक बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी। डायरी ऑफ मणिपुर में आप कुछ मणिपुर की वैसी चीजें दिखाना चाह रहा है कंट्रोवर्शियल की? नहीं नहीं, वो तो लव स्टोरी है। एक बहुत गरीब की लड़की है मणिपुर की, उसकी कहानी है, और वो है मोनालिसा। कि कहानी मोनालिसा को कास्ट करने के बाद तो नहीं बदल गई? अरे ये तो बता रहे, मैं जेल में लिख के आया हूँ। अच्छा। नहीं, क्योंकि पहले से पता था आप डायरी हाँ, मणिपुर बने हुए वाले। एक्चुअल में क्या था कि उस कहानी का जो किरदार था ना, उस किरदार में मोनालिसा 200% फिट थी। अभी अलग चीज थी कि उसको एक्टिंग नहीं आती थी, उसको काम नहीं आता, उसको बोलना भी नहीं आता। बॉडी पर्सनल। हाँ, लेकिन वो पर्सनालिटी, उसकी जो इनोसेंसी है, मतलब उसका जो भोलापन है, वो हमारे किरदार से एकदम मैच करता था। तो मैंने तो बताया ना कि मैं बड़े दिनों से कंफ्यूज चला था कि किसको लूँ उसको लूँ। कई सारी साउथ की हीरोइन से भी बातचीत हो रखी थी मेरी। लेकिन जब इस पर मेरा दिमाग गया, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, मेरे दोस्तों ने, तो मुझे लगा कि ये करेक्ट डिसीजन।
क्या बजट है अप्रॉक्स डायरी ऑफ मणिपुर का? देखिए, हम कोई 150 करोड़ की फिल्म तो बनाते नहीं। मेरी फिल्म का मैक्सिमम बजट है 8 करोड़ रुपए। रिलीज वगैरह मिला के 12-15 हो जाएगा, बस यही। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का क्या बजट था? डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का बजट आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस फिल्म का बजट सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए था, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए? लेकिन उसमें 5 करोड़ का मेरा खून जला हुआ था, वो लगा। इसलिए वो पिक्चर इतनी बड़ी दिख रही है आपको, क्योंकि 5 करोड़ की मेरी मेहनत, मेरा रात दिन का जागना, मेरा आंखों का सूजना, मेरे पैर का सूज जाना रात दिन काम करते करते। ऑन पेपर आपने प्रोड्यूसर बनाया था वसीम रिस्पा, वो तो है मेरे। लेकिन जो फिल्म की कमाई हुई करीब 5 करोड़ से ज्यादा हुई, 7 करोड़ 50 लाख। 50 लाख। तो ये 7 करोड़ 50 लाख की कमाई जो है ये कौन से प्रोड्यूसर को गई? था किसी को नहीं गया, वो तो चोरी करके बाकी है ना। इसकी अच्छा, उसका मैंने केस किया था, अभी से तो और मेरे ऊपर फायर हो गए। ऐसा वो 7 को मतलब आपने उनको सारे राइट्स भी दिए हुए हैं, हाँ, मैंने वो अर्निंग उसकी वही, मैं तो अंधविश्वासी आदमी हूँ, मैं तो ब्लाइंड ही सपोर्ट करूंगा किसी को ना। हम दिमाग थोड़े ना चलाते हैं उसमें। हम दिमाग लगाने लगेंगे तो फिल्म कैसे बनाएंगे? हमारे अंदर इसका मतलब भावना ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं। हमारे अंदर फीलिंग है तब हम उस दर्द को, उस खुशी को पर्दे पे उतार सकते हैं, उतारते हैं। जो है, अरे हम सिर्फ दिमाग से काम लें, चतुराई से काम लें, या बहुत ज्यादा हम वो हो जाए कि मास्टरपीस बन जाए एकदम, तो मैं सिनेमा अच्छा कभी नहीं बना सकता, ये तो तय है। सवाल मेरा ये है, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? कौन सी ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं मतलब ऐसे रात में आप अकेले हो, अपने छत पे टहल रहे हो, आराम से जोता सिगरेट वगैरह पी रहे हो या फिर कुछ और भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उस समय अकेले जो तन्हा ख्याल आता है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा इतनी हिट हो जाएगी, वो क्या है? मैं सच बताऊं तो जो भी मेरी अभी तक की फिल्में रही हैं, तो ये कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों बाद मुझे, अभी जैसे मुझे बंगाल डायरी अच्छी लगती है, भले ही कम बजट की बनी थी, लेकिन उसमें एफर्ट लगा था लोगों का, और लोगों को पसंद भी बहुत आई। जी। मुझे जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अपनी अच्छी लगने लगती है, या मैं कोई ड्रीम देखना की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक फिल्म देखता हूँ, बैंडिट क्वीन। बैंडेड क्वीन? बैंडिट क्वीन देखने के बाद मेरी जितने भी चीज़ें वो की हैं, सब झाग की तरह बैठ जा, और मुझे लगता है कि मैंने अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसका एक एक फ्रेम सिखाता है, उसका एक एक किरदार सिखाता है। और मुझे ड्रीम लगता है कि मतलब ऐसा कुछ काम मैं कर पाऊँ ज़िंदगी में, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन और मेरा सिनेमा मेकर बनना सफल हो गया। तो वो एक आइकॉनिक फ़िल्म है मेरे लिए, जो हमेशा मेरे लिए एक आइडल की तरह से काम करती है, और मैं हर बार जब भी देखता हूँ तो सीखता हूँ कुछ ना कुछ, और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम उतना सार्थक कर पाऊँ। वैसे बैंडेड क्वीन मैंने देखी नहीं है, क्या है वो? एक्चुअल में वो एक कहानी है डाकुओं की, लेकिन उसके जो किरदार हैं, उसका जो निर्देशन है शेखर कपूर जी का, और उसकी जो एक फ्रेमिंग है उसमें, तो वो अल्टीमेट अलग दुनिया है मतलब। और मैंने मतलब मेरे जब बस में ना 20 25 30 साल पहले फिल्म मेरे ख्याल से लगभग रिलीज हुई थी उस वक्त। 1.25 घंटे की पिक्चर थी। तब 1.25 घंटे की फिल्मों का चलन ही नहीं था, लोग वो 3 घंटे का फिल्म देखने जाते थे, बराबर 3 घंटे रील देखते थे। 16 रील की तो नहीं कहीं, अरे 14 रील की है पिक्चर, मेरे लोग बोलते थे, तो मतलब वो हो जाते 18 रील की पिक्चर चाहिए थी उनको। तो उस समय पर जिस तरह से ये दुस्साहसिक प्रयास था एक तरह से देखा जाए, और इतनी नेचुरल फिल्म बनाना, वो एक्चुअल में क्या इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनी थी, और इंटरनेशनल सिनेमा को देखकर ही बनाई गई थी। और उसमें सारे एनएसडी के जितने भी कलाकार थे पहले के, चाहे मोहम्मद वाजपेयी जी हों, निर्मल जी हमारे साथ स्वर्गीय, और जो भी कलाकार थे, आज गोविंद नामदेव जी, सारे जीवन थे आज की तारीख में, और सब स्टैब्लिश हो गए। भले ही 2 सीन का रोल करने वाले सज्जन सिंह मतलब उनका शाम हो जाए क्यों ना हो। तो वो एक फिल्म मुझे लगता है कि उस फिल्म में सारे लोग नए थे, लेकिन आज सारे लोग उसके सेलिब्रिटी पूरी। एक्शन फिल्में बनाना पसंद है आपको? थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काल्पनिक चीज़ें हो जाती हैं उसमें, और पैर रखा जमीन फट गई, और एक पतला सा हीरो आया, और वो जब पेट्रोल पंप पे कूदा, सारी गाड़ियां उड़ गई, बिल्डिंग में आग लग गए। तो मुझे ये सब फेक ड्रामा, अच्छा, ऐसी फिल्में जब कभी मुझे टीवी पे कहीं दिखती है तो तुरंत स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कभी रोमांचित नहीं करती, मुझे बकवास लगता जैसे एक्शन फिल्में बनाते हैं रोहित शेट्टी, है। एक्शन फिल्में वो तो एकदम एकदम बकवास लगती है। वो तो गाड़ियों के बादशाह है, गाड़ियां तोड़ने की। क्या है भाई, मानसिक दिवालियापन मैं कह सकता हूँ उसको। क्या है यार, बार बार वही गाड़ियां तोड़ रहे हो, गाड़ियां कहाँ तक तोड़े, कुछ नहीं चाहे हेलीकॉप्टर में लटक के आने का ट्रेन में। वो सब खत्म है मतलब, इसीलिए तो बॉलीवुड मिट्टी में मिल गया आज। ये जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, लटक के आ रहे हैं, कहाँ तक लटको गया, कुछ तो बनाओ। अभी मैं वही कह रहा था, सलमान खान की लगातार फिल्में जो फ्लॉप हो रही, मैं दावे के साथ गारंटी कर सकता हूँ
वो एक गरीब आदमी का रोल करे, एक रिक्शा चालक का। पिक्चर सुपर हिट ना हो जाए, मेरा नाम बता दीजिए। जैसे सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने किया। नहीं, आ जाए इधर, एक रिक्शा चालक बने, एक लव स्टोरी या किसी बच्चे को लेके या कुछ सोशल ड्रामा बना डाले। लेकिन नहीं, वो बनाएंगे तो भाई जान आएंगे, भाई जान आएंगे, एकदम बॉडी कड़ी करके समझ रहे हैं। तो कहाँ तक आदमी देखेगा भाई? भाई हमने उनकी वांटेड के बाद जितनी फिल्में से मुझे एक ही लगती हैं, भाई जान आ रहा है, कहीं कहीं नशे वाले में कहीं हो, कहीं कहीं वो एक ही नहीं, एक ही एटीट्यूड है, आए 10 को मार दिया, आए 10 को मार दिया, ये कर दिया। एक बात चलता है, लेकिन बार बार उसी को आप रिपीट करें। इस मामले में शाहरुख खान को मैं अच्छा कहूँ, वो प्रयोगधर्मी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लेकिन समझ में एकदम टैब्ड हो गए। अच्छा, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं बॉलीवुड की, इन लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। अब यही लोग जो फ्लॉप करें लगातार, अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम जाएं और धनुष के बगल में खड़े हो जाएं या किसी बड़े एक्टर के साथ साउथ में खड़े हो जाएं ताकि हम न्यूली के साथ चल जाएं। अब ये बैसाखी तलाश रहा है सारा बॉलीवुड कि साउथ के साथ और आधा से ज्यादा तो बॉलीवुड शिफ्ट हो गया हैदराबाद। अभी जैसे आपने बैसाखी की बात की कि बॉलीवुड वाले साउथ में जाके बैसाखी, इस तरह से बैसाखी भी तलाश कर रहे हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बॉलीवुड वाले एक फिल्म आई स्त्री, स्त्री चली, उसके बाद आती है फिल्म स्त्री 2, तो ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी एक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए? जैसे पवन सिंह से गाना गवाया गया, बहुत हिट हो गया, 24 घंटे मतलब ट्रेंडिंग चलता रहा गाना, काटी रात। म्यूजिक तो म्यूजिक अलग चीज होती है। और रही बात जब भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो भोजपुरी आज कहाँ पे, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अगर एक गाना भोजपुरी के रत्ने से फिल्म अगर हिट हो जाती है तो ये लोग काहे नहीं कर लेते? आज सारे जितने एक्टर है भोजपुरी से बेरोजगार बैठे हुए हैं, खतना में जा रहे हैं, या तो स्टेज शोज कर रहे हैं, या तो गाने बना रहे हैं, और क्या है। हाँ, रही बात गाने की, पवन सिंह तो भाई गाने के मामले में उसका जवाब नहीं। और मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई सिंगर होगा उसके बराबर। ये नहीं कह सकते हो कि आप भोजपुरी का गाना डाल दिया तो स्त्री टू हिट हो गई, नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो बाद में तो कई सारी फिल्मों में गाना है। हाँ, ये जरूर है कि पवन सिंह जैसा गायक कोई नहीं है, ये बहुत अच्छे सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बहुत ही उनका प्रशंसक रहा हूँ हमेशा। और जहाँ तक स्त्री टू की बात है, तो स्त्री टू में इतने सारे मसाले, जैसे साउथ की फिल्म में होता है कि आदमी एक बार बैठ गया तो देखते रह गया, बड़े बड़े सीन, हाथी घोड़े गाड़ियाँ, आदमी तिलिस्म में उलझ गया और सब उसके बाद पूरा एंटरटेन किया उसने। वैसे ही इस फिल्म में भी था कि भूत आ गया, उसमें कॉमेडी भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही। तो लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। वही दूसरी तरफ हमारी फिल्म बंगाल डायरी, टेंशन से शुरू हो रही है, बढ़ते जा रहा टेंशन, बढ़ते जा रहा टेंशन, आदमी सर पटक रहा है, बाकू नोच रहा है, और फाइनली क्लाइमेक्स में रोते हुए चिल्लाते हुए लोग भाग भाग के निकल रहे हैं। तो ये बेसिक फर्क है दोनों तरह बंगाल डायरी से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई। जी। जब मैंने फ़िल्म देखी थी तो मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ था, मुझे लगा कि शायद कहीं ये मेकर्स ने गलत तो नहीं कर दिया, जी। ठीक है? फिर मैंने सोचा कि मुझसे पूछना चाहिए था। अच्छा, एक बार ये करने से पहले। तो वो सवाल ये है कि जब सुहासिनी भट्टाचार्य को लड़की फ़ोन करके बताती है, जो अतीक के साथ रहती है, कि जो लड़का तुम्हारे साथ रह रहा है प्रतीक बन के, वो प्रतीक ही अतीक है। और उसका भाई ये सांसद है, ये वो सारी चीज़ें कि वो होती है जो प्रतीक बन के रह रहा है, वो अतीक है। तो जब इसको सुहासिनी को जब ये चीज़ें पता चल जाती है, तो वहाँ से वो सीधा दिल्ली ना भाग के, वो दोबारा वापस उस घर में जाके प्रतीक से मिलती है, अतीक से मिलती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। और जब उसके ऊपर हमला करता है तो प्रतीक को, सॉरी, अतीक को गोली मार देती है। तो वो भागती क्यों नहीं है? दरअसल जहाँ उसे बचानी चाहिए ना पहले। आपने पूरा फिल्म में उसका किरदार देखा होगा कि सुहासिनी बहुत साहसिक किरदार, अपने साथ आई हुई जो उसके साथ जो आती हैं लड़कियां उनको भी हेल्प करती है, और बड़ी बहादुरी के साथ वो वेस्ट बंगाल आती है, इतना सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हुए। और यहाँ आने के बाद जो उसके बहुत करीब आ जाता है, उसके साथ जो शादी भी कर लेती है, तो मुझे लगा कि मतलब उसका सडनली खबर सुन के भाग जाना, मेरे ख्याल से उस किरदार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो एक बार तो उसका सामना करेगी क्योंकि वो निडर है, और उसके साथ जो कि बड़ा इमोशनली भी उसने किया। भाई उसकी बातों में आके उसने शादी भी की, और बड़े उसके साथ मिक्सअप रही, उसकी प्रशंसा भी करती थी, मतलब कहीं न कहीं वो किरदार उसके बहुत करीब था। तो मेरे ख़्याल से ऐसा लगा कि उसको जाना चाहिए था कम से कम इस बात के लिए, चाहे वो रिवेंज के लिए क्यों ना हो। उसने एक तरह से रिवेंज लिया कि उसकी भावनाओं के साथ खेला गया, तो उसने गोली मार दी उसको। तो मुझे लगा शायद मैंने उसको जस्टिफ़ाई किया है। लेकिन ऐसा सवाल जो आपने किया तो मुझे आगे के लिए भी ध्यान रखना होगा, और दूसरी बात है कि पहली बार आपने इस तरह का क्वेश्चन किया। तो मुझे लगता है कि आप मेरी फ़िल्मों को या सभी फ़िल्मों को बहुत अच्छे गहराई से देखते हैं, और इन सब चीज़ों पर भी मेरे ख़्याल से फ़ोकस होना चाहिए। और मैं आगे से भी ध्यान रखूँगा कि ऐसी चीज़ें अगर हों तो उनका तर्क है, मतलब मेरे पास ये तर्क था जो मैंने आपको बताया। ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आती हैं, जब ऑडियंस का जो फ़ेवरेट किरदार होता है, ऐसी वेब सीरीज़ अभी पंचायत आई थी, पंचायत में सचिव जी को गायब कर दिए थे कुछ दिनों के लिए, तो ऑडियंस बड़े दुखी हुए थे।
इसी तरीके से बहुत सी ऐसी फिल्में आती हैं जो ऑडियंस का सबसे फेवरेट किरदार होता है, जिससे पूरी ऑडियंस को उम्मीद हो जाती है, लास्ट में उस किरदार को मार दिया जाता है। सेम ऐसा आपने किया डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में। लड़की दिल्ली भाग रही थी, ट्रेन पकड़ने वाली थी, पत्रकार उसका इंतजार कर रही थी रेलवे स्टेशन पे, और लड़की को जो है वो लोग पकड़ के ले जाते। लड़की भाग भी तो सकती थी, उसको मर जाने के पीछे की क्या हाँ नहीं, दरअसल मतलब ऑडियंस को दुखी करने का क्या रीजन था? दुखी करने का रीजन नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आयुष जी, वो कहानी जो थी हमारी वो बहुत काल्पनिक नहीं थी। वो फिल्म जो है ना एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, और उस रियल स्टोरी का मैंने पूरा रिसर्च किया था जाकर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में ही। तो वो कहानी से मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, और मैंने बाद में एक वॉइस ओवर भी आता कि ऐसी हज़ारों कहानियाँ बंगाल की मिट्टी में दफन है। तो एक रियल स्टोरी थी जिसमें वो सुहासिनी भट्टाचार्य का जो किरदार था वो सेम नाम लड़की का भी था, और उसके साथ जो हादसा हुआ था वो मैंने एज इट इज़ उतारने की कोशिश की, भले ही थोड़ा फिल्मी लिबर्टी मैंने लिया, लेकिन उसका भी वहाँ पर मर्डर हो जाता। लिहाजा मुझे लगा कि एज इट इज़ दिखाऊंगा तो लोगों को एक जागरूकता आएगी, लोग सोचेंगे, लोग समझेंगे, और इसलिए मुझे उसको उसी तरह से मारना ज़रूरी है। क्लाइमेक्स में होता है कि वो लड़की का जो वीडियो फुटेज होता है, जो कार बनाई होती, वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंच के उसको टीवी पे लाइव कर लेते हैं। ठीक है, लाइव करने के बाद वो फिल्म वहां पे खत्म हो जाती। क्या भविष्य में डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल 2 बनने के चांसेस है? बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बंगाल की फिर दूसरी कहानी हमें उठानी पड़ेगी। इसमें क्या है कि बंगाल में एक लड़की की कहानी के साथ साथ मैंने कई सारे मुद्दे भी उठाए, जिससे वहाँ की सरकार की निशाने पर मैं आया। और ऐसे मुद्दे मैं कह सकता हूँ आयुष जी की, जो वहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसको निरंकुश कहा जाता है, जो जो जिसमें राज्यपाल को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया जाता हो, आप सोचिए, धरने में बैठना पड़ता हो, जहाँ पर होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता, तो क्या है, तानाशाही तो है तो पूरी। वहाँ पर आज तक किसी बंगाल या बंगाल के बाहर के किसी भी आदमी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी हिम्मत नहीं जुटाई, जहाँ पर मैंने 2.5 घंटे की पूरी फिल्म बनाई। ये जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो आपने फिल्म बनाई, जी। क्योंकि उससे पहले भी आपकी कंट्रोवर्शियल फिल्में रही हैं। श्री राम की जन्मभूमि में आपको जान से मारने की ढेर सारी धमकियां मिली थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था। अरे दादा, 200 लोगों ने? जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसका। किसका, श्री राम की जन्म? हाँ। और आज भी सबसे ज़्यादा रील पूरे देश में हमारी फिल्म का वायरल है। अरे मैंने देखा फेसबुक पे हमेशा उसका लोग मुझे भेजते हैं, बहुत वायरल हो। लोग मुझे भेजते हैं कि देखो किसी ने इतनी हिम्मत की फिल्म बनाने की। उसका तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेरी। पूरी फिल्म में तो उतने व्यूज नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो एक पार्ट है, एक सिग्नल है, वो बहुत चलता है। वो जो क्या नाम है, वो जो एक हलाला वाला पार्ट था उसमें वो। हाँ, एक्चुअल में वो बरेली में एक घटना हुई थी, उस घटना को लेकर मैंने इस फिल्म को डिज़ाइन किया था, और उस घटना को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया। भाई सुप्रीम कोर्ट में हमें प्रूफ करना पड़ा कि हमने ऐसा नहीं, किसी की धार्मिक भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है, एक सामाजिक बुराई है, इस पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो जो सच्चाई थी वही एज इट इज था उसमें। 200 लोगों ने जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया, एक ऐसे फिल्म मेकर के ऊपर, चलिए वो फिल्म तो चली जैसे तैसे, उसके बाद डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फिल्म बनाने का हिम्मत कैसे किया? और वो ज्यादा उग्र हो गया ना मैं। हाँ, और मरना ये तो और कुछ अच्छा करके मत। उस टाइम पे जो समस्याएं चल रही थी, आप बनारस गए, वो हाँ, उग्रता और आ गई ना फिर। आप बनारस में आपको छुपकर बनारस तो मेरे लिए आध्यात्मिक जगह है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो तो फिर बनारस घाट पे ही हो। तो मेरा तो वो अलग ही, मैं जब भी रिटायरमेंट लूंगा, या सबको पता है अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए गायब होता हूँ तो मैं बनारस ही रहूँगा। वो अलग चीज़ है, मतलब एक अलग दुनिया है। मैं ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, और मुझे इस बात का हर पल एहसास रहता है कि इस धरती पर मेरे लिए बहुत सीमित समय है, और इसी सीमित समय में मुझे सारा काम करना है। तो बनारस का तो एक अलग ही चैप्टर है, मतलब मैं उसको सिनेमा से अलग रख के। अब नहीं सर को मैंने देखा था, आपने बोला था कि आपको गंगा घाट से बड़ा प्रेम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं सोचता हूँ, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि चला जाऊँ, 2 दिन रुक जाऊँ वहाँ पे, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी हैं, और उसके बाद अभी तो मैं जेल से निकला हूँ, और जेल से निकलने के बाद ये भी नहीं कि कल्लू से कालिया बन गया। मैं तो वही हूँ ना जैसा पहले था, कि मतलब जेल से निकलने के बाद आदमी बदल गया एकदम, कल्लू से कालिया हो। तो कालिया नहीं हुआ है। आपको ऐसा डर नहीं लगा जब आप ये फिल्म जब आपने बनाई और अब वहाँ के मुख्यमंत्री आपके पीछे पड़ जाते? आपने, मैंने फिल्म में देखा, आपने एक बहुत छोटा सा सीन दिखाया हुआ है, सफेद साड़ी पहने हुए हम पे, इस तरीके से। आपको डर नहीं लगा, आप इतना खतरनाक काम करने जा रहे हैं, जी। डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, डर सबसे बड़ा ये था जब मैंने कॉलेज पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने सिनेमा को ज्वाइन करना चाहा, वो सबसे बड़ा डर था
क्योंकि एक तरफ भविष्य था, एक तरफ अंधकार था। एक तरफ हमारे दोस्त लोगों को कोई पायलट बन गया था, कोई बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही थी, और एक तरफ मैं बेरोजगार था, धक्के खा रहा था, गालियां खा रहा था। एक तरफ स्ट्रगल। तो ये सबसे बड़ा डर था, और वो डर जब मैंने पार कर दिया तो दुनिया में मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। वो सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। डर उसे लगता है जिसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में जी रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जी रहा हूँ। मैं तो सन्यासी की तरह जी रहा हूँ जीवन अपना, और एक मजदूर की तरह मैं काम करता हूँ रात दिन। तो मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है नहीं तो मैं डरूंगा किस लिए। दूसरी बात है कि मेरे मरने से ऐश्वर्य थोड़े मेरे खत्म हो जाएगा कि भाई इतना ऐश्वर्य, मैं तो वैसे ही हूँ। तो मरना है आदमी तो कब, जिसे डर जैसी कोई चीज कभी नहीं थी, मतलब मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। नहीं तो जो दुस्साहसिक काम मैंने, आज मैं बोल नहीं सकता है ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मेरी जिंदगी से जुड़ी रही हैं जिनमें लोग यकीन नहीं कर सकते। आपकी ड्रीम फिल्म के लिए, ये मेरा बड़ा खतरनाक सवाल है, ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब सनोज मिश्रा को कितना पैसा दे दिया जाए कि बजट की दिक्कत ना आए और अपनी मन पसंदीदा फिल्म बना सके। कितना पैसा चाहिए होगा अगर आप एकदम मन पसंदीदा फिल्म बनाना चाहते हो? आप जो एक्टर चाहे वो एक्टर आ जाए। लगभग एक्शन फिल्म तो आप बनाएंगे नहीं, वो तो आपको पसंद ही नहीं है। तो अगर लव स्टोरी हो, जैसे भी आपका ड्रामा हो, जो भी आपने सोचा हो, लगभग कितना पैसा? मेरे ख्याल से 50 करोड़ में एक बेहतरीन, मतलब अच्छी स्टार कास्ट को भी लेकर और अच्छे कैनवास पर मतलब बड़े फ्रीडम के साथ मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता मतलब एक अगर आप अपने मन पसंद की जो फिल्म है। बनाना हाँ चाहते हैं, हाँ, उसका बजट 50। 50 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, मोनालिसा अचानक से एक लड़की उठती है कुंभ के मेले में, कुंभ के मेले में वायरल बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक आईआईटीएन बाबा वायरल हो जाते हैं, एक मोनालिसा वायरल हो जाती हैं, एक कांटो वाले बाबा वायरल हो जाते हैं। आपने मोनालिसा को ही क्यों चुना? देखिए वो भी आपने इतनी बड़ी फिल्म के लिए। एक नॉर्मल सी लड़की, फूल बेचने वाली, जिसको लोग कहते हैं घुमंतु प्रजाति की लड़की को आपने हीरोइन बना दिया सीधा। दरअसल इसके पीछे की जो बातें मैं पहले भी हालांकि बोल चुका हूँ, लेकिन आज भी बोलना चाहता हूँ जी जी। कि कहीं ना कहीं मैं बॉलीवुड के लॉबी से बहुत परेशान हूँ, लॉबीबाजी से बहुत डिस्टर्ब हूँ। और जो बॉलीवुड का जो चलन है आज, जो उस बॉलीवुड ने अपने आप को पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर लेके आ गया। आप जाइए सिनेमा हॉल में, लोग सन्नाटे में है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन लोगों का ईगो, एक्टरों का ईगो वो जा ही नहीं रहा। रूटीन उनका ऐसा बना हुआ, उनके आसपास घेरा ऐसा बना हुआ है कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। नए लोगों की एंट्री वहां पे हो ही नहीं पा रही है। देखिए लाइट आपकी बंद होगी, लेकिन चले तो पॉडकास्ट डायरेक्ट आधा चेहरे पे नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही। तो मैं मुझे लगा कि अगर लोग फॉरेन से लाके लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार आकर यहाँ पर अगर एक्ट्रेस बन जाती, जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी गलत कल्चर है ना, लड़कियां उनको फॉलो करने लगती। ये सवाल मेरा भी था। मैं एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बॉलीवुड से मुझे होने लगा अंदर अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने कोई शो देखा था जिसमें सनी लियोन सबके साथ की थी। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रहा एक था, ओबी स्त्री है हम कोई कि अब चक्कर ये आया कि जहाँ पे अभिनेता अभिनेत्रियां बैठे हैं, वहां पे एक पोर्न स्टार को भी सेम जगह बैठाया जा रहा है। तो इंडस्ट्री की क्या वैल्यू? नहीं। दूसरी बात, इससे कल्चर खराब होता है और युवा युवा पथभ्रष्ट होते हैं, खासतौर पर जो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं। तो एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक निचले तबके की लड़की को ले जाकर अगर मैं स्टार बनाता हूँ तो ये बॉलीवुड से मेरा बदला होगा। तो ये एक तरह का, तो एक कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो मैं सोचता हूँ, या जो मेरी जो अलग सोच है इन लोगों से, क्योंकि उस लॉबी में कभी मैं मिक्स नहीं हो पाया। आज मुझे भी 35 साल हो गए, और इन 35 सालों में मैंने बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब वो मिक्सअप जो होना होता था वो हो नहीं पाया। बिकॉज ऑफ, या हो सकता है मेरे संस्कार ऐसे हों, हमारा कल्चर ऐसा हो, हमारी सोच अलग हो। अभी मैं कोई फिल्म अनाउंस करता हूँ, 50 आदमी आके मुझे एडवाइस देने लगा, अरे यार ये करोगे ऐसा हो जाएगा, टांग टूट जाएगी, आंख टूट जाएगी, ये होगा वो होगा। अच्छा कुछ ना करो तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आदमी आपकी खुशी से जलते हैं। आप अगर भी किसी को फोन करो, भैया घर में आग लग गई, तो लोग भाई बड़ी सहानुभूति देंगे। लेकिन आप बोलो भैया घर बनवाने जा रहा हूँ, जरा 100 ईंटें का इंतजाम करा दो, तो आदमी पीछे हो जाएगी, ये तो घर बनाने जा रहा है। तो सेम वही है बॉलीवुड में भी, यहाँ पर आप कुछ अलग नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ लोगों का अहम घमंड और उनकी लॉबी, उसने पूरी तरह से बॉलीवुड को आज रसातल में डाल दैनिक भास्कर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था, दिया। जी। जिसमें ये कहा गया है, आप खुद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है, नहीं। फिर भी आपने ये जो विवाद को गले लगा रखा है। इसमें एक सवाल मेरा छूट गया। जी। पूजा शर्मा कहती है कि उन्होंने तो रेप का इल्जाम विड्रॉ किया,
लेकिन वो कहती हैं कि 5 सालों तक मैं सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बिल्कुल हो सकती है भाई, हमारे तो घर में रहती थी वो, और हमारे उस घर में पूरा परिवार रहता था। ये बात उन्होंने गलत नहीं की, लिविंग का मतलब होता है घर में रहना। मेरी फैमिली के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि अफेयर चलता था मेरा सनोज मिश्रा। अब भाई उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। और बहुत सारे लोग तो भाई इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल पे सिर्फ आने के लिए तमाम सारी नई नई कहानियां गढ़ी कि उनको इसी बहाने बड़े बड़े चैनल अटेंड करने को मिल जाएंगे, जो शायद मेरा नाम नहीं लेते तो कोई पूछता भी नहीं। तो ये तो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ तक रहने की बात है, वो हमारे साथ अभी भी जो 16-17 लोगों का मेरा है परिवार, और जिसमें हमारे पास 9 स्टाफ है हमारे यहाँ, ऑफिस से लेके घर तक। तो जो चीजें थी उससे पर्दे डालने के लिए लोगों ने किस तरह से प्लान किया, बात तो उस पे फोकस उस पे होना चाहिए था ना। नहीं, जैसे पूजा ने इल्जाम लगाया, इल्जाम उसने वो भाई वापस ले लिया। इल्जाम उसके वापस बाद ले कह लिया। रहे कि नहीं नहीं, इल्जाम वापस ले लिया, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उसके 6 दिन के बाद ही वो अरेस्ट हो गई और जेल में। हाँ, ये बात क्यों हुई, इसके पीछे कोई मीडिया नहीं आया? क्यों नहीं आता? क्योंकि मीडिया को चाहिए अरे बस जिसका नाम है, ठीक नहीं, जिसका नाम बड़ा हो वो उसी के पीछे लगेंगे। वो अरेस्ट क्यों हुई? उसने किसी का मर्डर किया था कि कहीं से उसने किसी को धोखा दिया था, डाका डाल के भागी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के किरदार हमारे आसपास हैं, तो हम उनसे खाली बात क्यों करते हैं जो लोगों को मसाला लगे, लोगों को मजा आए। और कोई न्यूज भी नहीं बनी उसकी। मैं जेल गया और पूरे देश ने हल्ला मचा, अरे ये कर दिया, जबकि वो चिल्ला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका न्यूज नहीं बना। कोई न्यूज नहीं। जब मैं बाइज्जत बाहर आया और हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जब ये बात कही कि इस तरह के गंदे, मतलब इस तरह के जो झूठे आरोप है ना, ये कानून पर से विश्वास को कम करता है। समाज में इससे कानून व्यवस्था से विश्वास कम हो रहा है, लिहाजा इसकी जांच की जाए अच्छे से और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। ये माननीय न्यायालय ने आदेश जो मेरे फेवर में दिया, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ हो रही थी कि अरे ये हो गया, अरे वो रेपिस्ट देव गिरफ्तार हो गया, यही था जो मोनालिसा को हीरोइन बनाने से, यही था वो। हेडलाइंस ऐसे आते थे कि मोनालिसा को साइन करने वाला डायरेक्टर निकला रेपिस्ट। हाँ, इस तो तरह और भी खतरनाक खतरनाक चीजें। और जो लोग मुझे बोलते थे कि सनोज मिश्रा आज आ रहे हैं, उनका लैंग्वेज बदल गया तुरंत। सनोज मिश्रा आ रहा है, वो देखो जा रहा है, जेल में जा रहा है। मतलब इस तरह की लैंग्वेज लोगों ने, जो चैनल वाले लोग थे जिनको मसाला चाहिए था, या बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको व्यूज चाहिए, तो पता नहीं फोटो वोटो में पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या लगा देंगे उसमें, ताकि लोगों को मतलब कंफ्यूज हो जाए पूरी तरह से आदमी। उनको कंफ्यूजन पैदा करना है सिर्फ 2-4 व्यूज बढ़ाने के लिए। ये तो मोनालिसा के साथ सारे कंफ्यूजन पैदा कर दिए थे। हाँ, लोगों को तो लगा कि नहीं वो बोल भी रही है कि ऐसा है, ये चीजें नहीं है, हमसे फैन वापस नहीं। लेकिन हाँ, रिजवी इधर बोला अरे वो उसको खतरा है, वो बोल रहा है, वो बोले नहीं हमें कोई खतरा नहीं, हमारे परिवार सब अच्छे से रह रहे हैं। नहीं, वो दबाव में हो सकती है, क्योंकि लोग मसाला सोचे, मतलब उसमें लोग सोचे मसाला मिले उनको, चैनल वाला मसाला उठाए उसमें से, तो सनसनी पैदा कर दो। शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, अरे दुनिया पी रही है भाई। मैं तो खुले आम किया हूँ, जब उसमें कौन सा जो करना है कर लो भाई, सही, उसको कोई टाइम है क्या? कई मानो मैंने कहा ये देखो उसके हाथ में क्या है, अरे पार्टी में हूँ भैया, मेरे हाथ में वाइन है और क्या है, पी रहा हूँ। हाँ, ये देखो इसमें क्या है, उसको घेरा बना बना के दिखा है। अरे सायो, मतलब सोचो कि मतलब कितनी गिरी हुई मानसिकता है। किसी आदमी के पीछे पड़ने वाली बात होती है ना, कि एकदम पीछे पड़ जाओ ताकि इसके पास वो है किरदार, जो इसका नाम हो रहा है ना, जो करेक्टर इसका बिल्डअप हो रहा है, वो करेक्टर इसका खत्म हो जाए। लेकिन ये चीजें इस खत्म नहीं होती हैं। मैं फिर से वापस आ गया हूँ, फिर से फॉर्म में आ गया हूँ। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने जब आपके ऊपर विवाद छुआ था, जब आपके गायब होने की खबरें आई थी, खैर उस समय आपने अपना मोबाइल छुपा दिया था, तो उस समय कंगना ने एक्शन लिया था। क्या उसके बाद आपसे कभी कंगना की बात हुई इस मामले की? नहीं देखो, वो तो वीरांगना है कंगना, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है, और उनका जीवन भी बड़ा, मतलब एक होता नहीं कि वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है कि कहीं भैया ये फलाना नाराज हो जाए, वो कम से कम बेबाक तरीके से बोलती। तो वो तो शेरनी इस मामले में। और कंगना से मेरी उसके बाद 2 बार बात हुई थी, लेकिन फिर वो रिजवी ने उनको मना कर दिया कि मेरी पिक्चर है, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमारी पिक्चर की बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब उसका कहने मतलब ये था कि जो 2 कौड़े का आदमी है, इसका देखिए मतलब ये किसी भी तरह से, मतलब समझ मिश्रा हाईलाइट ना हो। और जितना आपसे कोशिश किया ना हाईलाइट करने को, उतने हाईलाइट होते गए। जेल जाके भी तो मेरे साथ हमारा तो यही रहा कि जेल जाकर भी तो मुझे अच्छा रहा, एक तो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, और जब बाहर लौट के आया तो अ, एक अलग दुनिया मुझे मिली। अब लोग मुझे बता रहे मैंने आपको कहीं देखा है क्या? मैं कहा नहीं नहीं। क्या करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ मैं।
अभी आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जी, आप कहीं गए हुए थे, रूफटॉप का लोकेशन था, आपने एक फ़ोटो डाली थी कि अगर किसी को इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया, आप लगा लो भैया। हाँ, बीच में चल रहा था ना, पूरा ट्रेंड चल रहा था और मैं देख रहा था कि उसमें एक महिला गरीब सी आई, वो भी मतलब जबकि मैं उससे कभी मिला भी नहीं है, उसको शक्ल भी पहली बार देख रहा हूँ। वो बोल रही है कि वो बहुत बड़े लुटेरे हैं अच्छा। और उन्होंने मतलब हमारी ओर भी गंदी नज़र से देखा, लेकिन मैं चूँकि तीसरी चौथी शादी शायद कर चुकी है वो पाँचवीं, हम चूँकि 5वें पति के साथ थे, तो इसलिए वो शायद रुक गए और मैं बीमार थी, ये थी, मुझे देखने नहीं आया। मतलब इस मतलब आप सोचो कि ऐसे सवाल जो घर में लो ना, बर्तन गिर गया किसी के हाथ से, चटनी में दाल नमक ज़्यादा हो गया, ऐसे सवाल जवाब चैनल पे आके लोग बैठ क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा नाम बढ़ रहा था, मेरी चीज़ें बढ़ रही थी और मैं उसको पहचानते नहीं है कौन भैया? लोगों ने पूछा अरे इसके बारे में बताओ, ये क्या बोल रही है, क्या इल्जाम लगा रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो? बोला भड़ास निकालूंगा, धाक तेरी के ऐसा बोलूं। मैं जानते नहीं यार, चैनल को और मसाला चाहिए। बोला नहीं धत्तेरी नहीं करूँ, मैं जानते नहीं हूँ भैया, बकरी तो क्या करूँ। अच्छा, जितना भी गेम हुआ इस सबसे फ़ायदा टोटल तो हुआ देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको फँसाने के फिर भी आपका क्या हुआ? ये लोग चाह रहे थे कि जो मेरे फंडर है, जो फाइनेंसर है, वो भाग जाए, वो भाग गए, ठीक है। वो भागे और उसके बाद बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा आपको, मतलब मैं जेल में ही था और वहां के बड़े अधिकारी हमारे पास आए, बोले भैया इस पिक्चर में कितने पैसे लगने? मैंने कहा 10 करोड़। बोले ये 10 करोड़ मैं दे रहा हूँ, जेल के अंदर ही बैठे बैठे मेरा एग्रीमेंट हो। अब आप बताइए अब क्या करूँ? अब तो मालूम जाते जेलर को। जेलर में जेल के अंदर कितनी गली कितना पैसा लगा? अब बताओ, तो हम तो भैया मेहनती लोग हैं, जहाँ जाएंगे वहीं पनप जाएंगे, जहां से खत्म करोगे वहीं से बड़े हो जाएंगे। तुम सोचो, तुम्हारे व्यूज 2-3 आ रहे हैं जो तुम बकवास के कर रहे हो, तुम्हें अपना भविष्य खतरे में दिखना चाहिए। तुम अपने आप में सोचो कि तुम हो क्या। तुमने सोच लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म थोड़े हो जाओगे। तुम भी अपना शरीर ढीला करना सीखो। मोनालिसा ने अभी किसी और के साथ में एक गाना किया था, हाँ एल पुन सॉन्ग जी। तो उस गाने से मतलब क्या लगा? मोनालिसा को सडनली वो सॉन्ग मिल जाता आपकी फ़िल्म के बाद, तो क्या बेनिफिट कहीं न कहीं ये आपको कुछ देखिए मार्केट वो एक्सपेरिमेंट है, और जो लोग सवाल उठा रहे थे ना कि अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा है वैसा है, उनके लिए एक जवाब। दूसरी चीज ये है कि एक होता है ना कि एक आदमी की कुछ ना कुछ फिनिशिंग चलते रहने चाहिए, वो भी है। और मोनालिसा को लोगों ने एक नए अवतार में देखा अभी, और वो जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उसके अंदर बदलाव हुआ है, तो जो मैं बातें अभी 6 महीने पहले बोल रहा था, तो लोगों को अब ये बात पता चलने लगी कि मैं जो बोला था वो सच कर रहा हूँ, सच साबित करके दिखा रहा हूँ। ये कास्टिंग को लेके अगर हम बात करें तो फ़िल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का क्या व्यू रहता है? देखिए सबसे ज़्यादा कास्टिंग बहुत ज़्यादा ये टिपिकल विषय है सब, मतलब ये कास्टिंग का नाम आते ही पसीने छूट जाते हैं। कम से कम 2 लाख आदमी बैठा हुआ है जिसको फिल्म में काम चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर में और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ, मैं बता बता के थक चुका हूँ भैया। नॉर्थ ईस्ट की फिल्म है, वहाँ पर लोग, हाँ वहाँ पर लोगों का स्ट्रक्चर चेहरे का अलग होता है, यहाँ मैदानी क्षेत्र का अलग होता है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। बोली मेकअप से सब हो जाता है, मेकअप से सब हो जाता है। बोलेंगे अरे वो हम भी वैसे ही हैं, हम वहाँ पर रहे हैं ना, बोलेंगे हम मणिपुर में, गुवाहाटी में रहे, हम सबको वहाँ पता है हमें। वहाँ अब 2 लाख लोग आकर घुसकर फिल्म में काम पा लेना चाहते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि चूंकि मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ और सब किसी को मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई बुरा लगे किसी को, तो उस चक्कर में क्या होता है कि मेरा काम ज्यादातर खो जाता है खराब। कि पता लगा चाचा आ गए, बोले अरे हम तो इतने साल से बैठे हुए थे, अब चाचा डिजर्व नहीं करते थे, फिर हमने कहा चलो अच्छा रखो भाई, इनको किसी तरह से काम चलाया जाएगा। तो ये चीजें हमारे प्रोजेक्ट पर असर डालती। और कास्टिंग सबसे ज्यादा, अच्छा या तो मैं रूड हो जाऊं एकदम कि भैया हमें नहीं पता है, कास्टिंग डायरेक्टर जाने, उसी से हम सारा काम करेंगे, फिर भी हमारे यहाँ ऑफिस में भीड़ लगी रहती है। मैं उस भीड़ का क्या करूं बता। समझा कि वीडियो बना के सबको भेज चुका हूँ, मैसेज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं हमें छोटा ही मोटा कुछ दो भैया और हम करेंगे, मतलब कहानी में है ही नहीं, कहाँ से देते? नहीं बोले हो जाता है, आप तो राइटर भी हो। आप तो राइटर भी हो। वो नहीं कर, इधर उधर कर दो थोड़ा सा। तो ये बड़ा मतलब विषय बहुत तगड़ा होता है।
आपको मीडिया में, फेम में बने रहना अच्छा लगता है कि एक शांत जीवन जीना अच्छा लगता है? शांत जीवन। फिर भी तो आप फेम में बने हुए हैं चारों तरफ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मीडिया हाईलाइट की मुझे नहीं लगता, मीडिया वाले भी गलत, वो जाने भैया, उनको क्या दो, उनको क्या चाहिए, क्या मसाला ढूंढ ले। आप जेल से निकलने के बाद आप महाकाल गए थे। हाँ, नक्सलन गया। तो वहाँ पे आप मोनालिसा के साथ भी गए थे? हाँ, वो साथ में ही थे हमारे, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको भी छापा हुआ था उस टाइम पे। हाँ, मतलब मीडिया का क्या है, मीडिया तो ये कहो कि कहो हत्या न कर दे किसी की न्यूज बनाने के चक्कर में, बस यही है। अच्छा, चूंकि अगर मैं तो देखो भोलेनाथ का भक्त हूँ, और मैं खुद को जवाब देता हूँ अपने भगवान को, इसलिए मैं इन सब चीजों से निकल गया। मेरे लिए कोई और होता, लोग यही चाह रहे थे कि सुसाइड कर ले, आदमी मर जाए जल्दी, कहीं मुंह छुपा ले, मुंह काला कर ले। लेकिन मैं तो भाई ऐसे कुछ किए नहीं, तो मैं बड़ी बेशर्मी के साथ में खड़ा हूँ। और लोगों ने सोचा जेल चला जाएगा, जेल चला जाएगा, तो जेल में दिख गया तो वहां भी मेरा अपना ही था सर। वहां तो इतने लोगों ने मुझे अप्रिसिएट किया, इतने लोग मेरे वहां पे, और एक परिवार जैसा वहां से भी निकल गया, तो बड़ा आज भी सबके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं। कास्टिंग से जुड़ा मेरा एक और सवाल था कि जब किसी एक्टर को कास्ट करना होता, ठीक है, अभी तो जो आपने भीड़ बताई, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जब आप लीड आर्टिस्ट को कास्ट करते हैं किसी भी फिल्म के लिए, तो आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं एक एक्टर को कास्ट करने में? वो बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है? आप ऐसी कौन-सी चीज़ उसके अंदर देखना चाहते हैं कि जो सोच के आप चाहते हैं कि हाँ, ये कास्ट करने लायक है? कि आपके हिसाब से कितना वो फिट बैठे आपके पैरामीटर में? पहली बात, बड़ा एक्टर हो चाहे छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात वहां पे आ जाती है कि वो हमारे किरदार में कितना फिट है। पहली बात तो, वो बड़ा भी क्यों ना हो, कितना बड़ा, बड़े बड़े एक्टरों के साथ में मैंने काम किया, लेकिन उनको किरदार में रहना जरूरी है। मेरे हिसाब से पहला पैरामीटर ये होता है। दूसरी चीज जहां पर आती है उसका बिहेवियर, क्योंकि किरदार में बहुत फिट है, अब बिहेवियर अच्छा नहीं, तो मैं तो एक साधारण सीधा साधा आदमी हूँ। अब मेरे से पंगा लेंगे तो फिर मैं भी फेल दूंगा उठा के, ये भी है। तो उतना सीधा भी नहीं हूं ना भाई। रिवेंज लेना और ये तो आता है ना मुझे, रिवर्ट करना तो आता है ना, कि भाई आप एक साधारण आदमी को अगर परेशान करोगे तो वो खड़ा हो जाएगा हथियार लेके। आपने तो वो चीजें क्लैश ना हो, ये चीज भी देखनी पड़ती है कि भाई आदमी, एक्टर जो है ना, वो उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। वो मायने रखता है मेरे साथ कम से कम, क्योंकि मैं ना किसी के साथ गंदा बिहेव करता हूँ और ना मुझे बर्दाश्त हो रहा। कभी ऐसा हुआ है किसी फिल्म की शूटिंग पे कोई बड़ा एक्टर हो और आप उससे काम करवा रहे हो और रीटेक्स हो रहे हैं और एक्टर अचानक से गुस्से में आ जाए, यार बार बार रीटेक कर रहे हो, मुझे नहीं करना, आज मैं नहीं करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है? ऐसा कभी हुआ? कभी एक्टर बोला हो मेरा आज मूड नहीं है, पूरा सेट लगा है, सुबह का टाइम है, सुबह से दोपहर हो गया, अब एक्टर बोल रहा मेरा मूड नहीं है कर? नहीं, ऐसा मूड वाले एक्टर के साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया। सारे लोग मेरे साथ जो भी बड़े सेलिब्रिटी भी थे, तो मैंने उन्हीं लोगों को चूज किया जो हमारे साथ कंफर्टेबल थे, जिनको पता था कि भाई हम बारूद, हमारे पास लड़ाई बड़ी है और बारूद कम है, तो बारूद के हिसाब से चलने वाले लोगों के साथ मैंने काम किया है। और अली भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं, तो उनके साथ एक फिल्म में कर रहा था, राजस्थानी। तो बार बार रिटेक से वो परेशान हो जाते और ताली बजाने लगते थे खुद ही, अरे अरे बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, मतलब उनको लगता है दोबारा फिर रिटेक ना, मतलब रीटेक होता तो पहले पहले बेस बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे गाने अच्छा नहीं हो, फिर से आइए। और ऐसी चीजें होती है सच में, तो साधारण सी बात है। और कभी कभी होता है कि हमारे हिसाब से चीजें बहुत अच्छी हो गई, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। एक्टर भी मुझे बोलता है कि एक और करें। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया होता है। ऐसा क्या आपको मतलब खाली समय में सनोज मिश्रा को क्या करना पसंद है? जब एकदम आपके पास काम बहुत सारा हो, लेकिन आप सब कामों को डिले करके एकदम एक कुछ अलग चीज़ करना चाहते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसा क्या है जो आपको सुकून देता है? तो मैं सपने देखता हूँ अकेले में। जगते हुए सब? हाँ, और मैं कल्पनाएं करता हूँ, और फिर उनको लग जाता हूँ उनके पीछे कि इसको मैं कैसे पूरा करूँ। तो मैं अकेला रहता हूँ एक्चुअल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के पास ही, मैं खुद के पास आ जाता हूँ। और मेरे अंदर का जो एक इंसान है, मैं वो, उससे बहुत मुझे अटैचमेंट है, बहुत अच्छा लगाव मुझे इसके साथ। तो कहीं भी मैं अकेला रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने पास हूँ, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, बहुत अच्छा सा अंदर अंदर चलता रहता है। मेरे दो किरदार हैं अंदर, जो एक मेरा अपना वजूद है, मेरी एक जो आत्मा है। तो उसके साथ जो कंट्रास्ट होता है, हमारा जो बातचीत होती है, जो हम ड्रीम देखते हैं, उसी को फिर आगे मैं साकार करने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश अपने आप से बातें कर अपने आप से करता हूँ। आपको पसंद है? वो मुझे बहुत, हमेशा चीज़ों को दे हुए है। और मैं अगर अकेला रहता हूँ तो मैं बड़ा ताकतवर हो जाता हूँ। जैसे ही 5-10 लोग आएंगे, कोई ना कोई साजिश वहीं से होती है। सिंगल में बहुत परफॉर्म। जहाँ ज़्यादा लोग आ रहा हाँ, वही साजिश होना शुरू हो जाती है भाई। कभी ऐसा हुआ है आप इस फिल्म इंडस्ट्री के सफ़र के दौरान की 2-3 फ़िल्में करने के बाद भी कभी ऐसा हुआ है मुंबई जैसे शहर में
कि आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो रहा हो किसी दिन? देखिए, ये तो बड़ा मुद्दा आपने बता दिया। ऐसा रहा हो क्या, 1 रुपया नहीं हो, आप आने लगे फँसे? मैं आज आपको एक खुलासा करना चाह रहा हूँ। मेरी फ़िल्म आई थी गज़नबी, पिछले साल रिलीज़ हुई थी वो। और उस फ़िल्म के लिए दोस्तों ने और सारे लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, अरे बहुत सा सब्जेक्ट है, करना चाहिए, करना चाहिए। और चूँकि लॉकडाउन खत्म हुआ था जस्ट, लोगों में सन्नाटा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा स्टार्ट अप तो लूँ कम से कम। लोगों के बीच लगे तो हाँ, माहौल बने, फ़िल्म का एक दोबारा से दुनिया स्टार्ट हो रही है। तो मैंने उस फ़िल्म का अनाउंसमेंट कर दिया। और अनाउंसमेंट के बाद जो लोग मुझे फाइनेंशियली हेल्प करने वाले लोग थे, वो लोग पीछे हट गए और मेरे सारे पैसे उस पे खर्च हो चुके। फिल्म अनाउंस करनी। लेकिन मैंने इस बात का कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास एक दिन तो मैंने अपने माताजी से पैसे मँगाए। मैंने कहा, अम्मा कुछ पैसा रखे हो क्या? तो हाँ, तो 50,000 रुपये मैंने अपनी माँ से मँगाया। वो ऐसा टाइम था जब मेरे पास सिर्फ 600 रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में। और मुझे लगा कि मैं आगे क्या करूँगा? तो ऐसा वक्त भी आया, लेकिन इसका मैंने कभी कोई जिक्र नहीं किया। नहीं तो हमारे यूनिट के लोग ना, वो जैसे होता नहीं कि जहाज डूबने वाला है तो भागेंगे लोग उतर के, सबसे पहले चूहे भाग जाते। तो चूहों को बचाने के लिए मैं संयम से काम लेता हूँ और ऐसी चीज़ों को पब्लिकली बहुत जल्दी शो ऑफ नहीं करता कि मैं कहाँ से टूट रहा हूँ या कहाँ से कमज़ोर हो रहा हूँ। जहाज जा रही हूँ, तब लोग बैठे रहेंगे, गाते बजाते रहेंगे, नहीं तो जहाज डूबने के चांस में। अभी देखिए जहाज डूबी, लोग भागे उतर। हम जो अपने थे वो भी बुराइयाँ करने लगे कि सलोज मिश्रा तो रेपिस्ट निकल। हाँ, और क्या, बिल्कुल। जो लोग हाँ, और ये नहीं बोले कि तो वो लड़की ही बोल रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं आ रहा यार। उस पे किसका ध्यान जाएगा, मसाला तो वो वही है, उनको पता है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। पता है फिर भी। क्योंकि उन्हें तो भड़ास निकालनी है ना अपनी। उन्हें अपनी सिर्फ भड़ास निकालनी है, उन्हें आपके बारे में गलत बोलना है, जो भी आपके बारे में गलत धारणा रखता है। तो वो कोई ना कोई आपका बहाना नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे ये दाल में नमक ही नहीं डाल के खाता है, बिना दाल के होगा, पैंट पहनता है, चड्डी पहनते नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे आपके ऊपर ब्लेम करने। बोलेगा सर, बोलेगा आदमी। आप एकदम भगवान बन जाओ एकदम, या तो ईश्वर बन जाओ, उसमें भी 50 कमियां निकाल देगी। भगवान से कल ये चीज मांगी थी, मुझे नहीं दिया, बहुत हरामी, ये भी लोग बोलेंगे। अब तो लोग भगवान बदल लेते हैं। हाँ, और क्या, तो मोनालिसा के साथ आपका कुछ सालों का कुछ फिल्मों का एग्रीमेंट हो रखा है कि मोनालिसा किसी बॉन्ड में ना हो कि एकदम फ्री है? नहीं, देखिए अभी क्या है कि मैं उसके गार्जियन की तरह से काम कर रहा हूँ, और उसको 1-2 फिल्में बाहर की भी मैंने साइन कराई हैं। और ऐसा भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन रखने के लिए मैं थोड़े ना उसको, मैं तो उसको भविष्य अच्छा देखना चाहता नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसा इंडस्ट्री में करते हैं कि अगर किसी को लॉन्च कर। हूँ। नहीं, नहीं, तो वो सनी लियोन के साथ करते हैं हम। ये तो गरीब घर की बच्ची है, और वहाँ इसके साथ इस तरह कोई शर्तें रखना मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मैं शर्तें रखूँ। हाँ, ये फ़िल्म है, उसके बाद जो जहाँ मर्ज़ी वो करे। हाँ, मेरे गार्डियंस की अगर उनको ज़रूरत लगती है कि मेरे मार्गदर्शन की या मेरे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँ। मतलब मोनालिसा फ्री टू वर्क है, कहीं भी काम करना चाहे हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए आप जी। आपसे मतलब हाँ, नहीं, ये है कि हमारी फ़िल्म रिलीज़ होने तक अब बाहर का मैं कोई दूसरी फ़िल्म आएगी नहीं, लेकिन कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और हम खुद ही करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच भी है आपकी। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत मैं किसी को सीमाओं में और किसी को दायरे में मैं क्यों बांधूँ? जब मैं खुद फ्रीडम चाहता हूँ, पूरी दुनिया फ्रीडम बने, अपनी मर्ज़ी से काम करे भाई। अभी आप डायरी ऑफ मणिपुर बना रहे हैं। जी। मणिपुर का आपने नाम जोड़ दिया, उसमें आप जोड़ दिया डायरी ऑफ मणिपुर, और आप इसको बता रहे लव स्टोरी है। क्या घटना है, इतना वो स्वीट सी क्यों कंफ्यूजन कि कैसी डायरी? अभी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में आपने कितनी सारी चीजें दिखा दी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डायरी ऑफ मणिपुर में भी कुछ दिखाने वाले हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या है, देखो मैं कुछ घटनाएं हुई था मणिपुर में? हाँ, घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर। और मणिपुर का क्या है, एक्चुअल में मणिपुर कोई आज से नहीं, जब से वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा है मैटर, शुरू से ही। और पहले की सरकारों ने वहाँ पर इस प्रॉब्लम को बढ़ने दिया, कभी नहीं उस पे लगाम लगाई, या कभी रोकने की कोशिश नहीं की, या कभी ये नहीं समझा। और साथ-साथ हम लोग भी, जो हम लोग मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं, हमने कभी उनको अपना माने नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको हमेशा कहीं चाइनीज़, कहीं चिंकी, कहीं विंकी, लड़कियाँ तो मसाज करने वाली ही खाली। ये हमारी जो गलत सोच रही है, इसने हमारे बीच में दूरियाँ पैदा की। और ये फ़िल्म एक ब्रिज की तरह से काम करेगी। मुझे लगता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट को सबसे जोड़ के लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये फ़िल्म आती है लोगों के बीच में, तो एक जो माइंडसेट लोगों का है वो चेंज होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बढ़िया लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके। इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा कि टाइम का पता नहीं चल पाया। सैर बीच में लाइट बंद हो गई और ऐसा ही करप्शन रहा। अगले भी इसको चला गई।